जब भी आप कॉन्सेप्ट को सीखने की बात करें तो कॉन्सेप्ट सभी कभी याद रख के नहीं सीखे जा सकते। इनको आप क्वेश्चंस पर अप्लाई करो। जब आप इनको क्वेश्चंस पर अप्लाई करोगे तो आप इजीली इनको सीख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है आपका। ये आप एडजेक्टिव में भी पढ़ते हो और ये आर्टिकल में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि आर्टिकल में भी इसका एक रूल बनता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में आपका आता है ओनली, फॉर्मर, लास्ट, नेक्स्ट, बैक, थर्ड, फोर्थ, या और भी कई सारे शब्द आप इसमें उठा सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी रख सकते हो। फर्स्ट सेकंड में ये आपके सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब है ये क्रम बताते हैं कि आपका ऑर्डर क्या है, आपका क्रम क्या है, और इनके साथ हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। जब भी आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल के तौर पर द का यूज करोगे। अब अपने क्वेश्चन पर देखो। अब आप देख पा रहे हो आपके पास ओनली आया हुआ है, और ओनली एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। और अगर ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो फिर क्या होना चाहिए? तो यहां पर द आना चाहिए, द ओनली होना चाहिए। और वही सही किया गया है। कौन सा वाला सही है? यहां पर द ओनली वाला सही है। तो कॉन्सेप्ट केवल याद करके नहीं सीख सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको क्वेश्चंस पे उतरना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए या अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इससे भी एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। माई एल्डर ब्रदर इंसिस्टेड दैट आई शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। तो फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, इसमें कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है फ्रॉम ए बिगनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखो और जवाब दीजिए यहां पे। अब इसमें देखो, फिक्स फ्रेज है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। अब जब फिक्स फ्रेज है तो इसमें कुछ कहने और सुनने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये ऐसा ही चलेगा। तो क्या करोगे? फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ये एक फिक्स फ्रेज है, न इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है, न इसमें कोई कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि एक फ्रेज है, शुरू से अंत तक के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। Next, improve the bracketed part of the sentence. She dithered every time she make a decision. Make में कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है makes, had to make, will make, या no improvement। मीनिंग की जरूरत आपको उस जगह पर पड़ सकती है जहां पर आपका कॉन्सेप्ट वीक पड़ जाए। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो कभी भी आपको सेंटेंस के या वर्ड के मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर आपके साथ एक वर्ड आया डिदर। डिदर का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कंफ्यूज रहें, हेजिटेशन भी कह सकते हैं, डिसीजन लेने में हेजिटेशन हो, जब हम किसी चीज को पूरी तरह से डिसाइड ना कर पाए कि कौन सी बात करनी है, कौन सी बात कहनी है, क्या काम करना है। डिसीजन लेने में जब हम हेजिटेट होते हैं तो हम डिदर का यूज करते हैं। अब ये पास्ट में लिखा हुआ है,
अब अगर एक पार्ट पास्ट में है तो उसका अगला पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो क्या करें, मेक्स कर लें, हैड टू मेक कर लें, विल मेक कर लें या नो इम्प्रूवमेंट। अब यहां पर ये उसकी आदत बताई जा रही है कि जब भी वो कोई डिसीजन लेने की प्लान करती है तो वो हिचकिचाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। और ये क्या है, ये उसकी आदत है। और आदतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाई जाती हैं। आदतें हमेशा किस में रहती हैं, आदतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती हैं। तो आप आंसर क्या करोगे, मेक्स आप आंसर करोगे। क्या होगा आंसर, मेक्स आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सी इमेंटेज एब्लुएंस एज सी लर्न अबाउट हर फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब जब उसकी फर्स्ट रैंक आई थी तब उसने कुछ सीखा था, तब उसने कुछ सोचा था, तब उसने किसी चीज के बारे में समझा था। और ये पुरानी बात हो गई, यहां पर आदत की बात नहीं हो रही। जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है। देखो, एक दिन में अगर 60 रूल्स हो जाएंगे, कोशिश यही है अंकित भारद्वाज जी कि एक दिन में ही मैं सारे रूल्स करा दूं। और देखो, निपटाना नहीं है, मुझे सिखाना है। कई बार सीखते समय देरी हो सकती है, निपटाने का काम होता तो एक ही वीडियो में निपटा देते। निपटाना नहीं है, सिखाना है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एक में नहीं होगा तो 2 में हो जाएगा। इसको देखो, ये पहला वाला पार्ट किसमें है, पास्ट में। अगर हमारा एक पार्ट पास्ट में होगा तो उसका अगला पार्ट भी किसमें होगा, पास्ट में। लर्न का पास्ट क्या होगा, लर्न का पास्ट लर्न्ड होगा, यही होगा ना। जब लर्न्ड होगा तो सही जवाब ये जाएगा। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट्स मस्ट therefore be of the finest quality and in the right proportions. When you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes. Success in life is just like baking a cake that requires many things. Firstly, unless you have the right ingredients and recipe, it is not going to work. ये थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा उलझ सकते हैं आप इसमें। थोड़ा प्रयास करना, एफर्ट कीजिए, आप जवाब दे सकते हो। और इनके भी अपने एक कॉन्सेप्ट होते हैं, हम लोग इनको सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, इनमें तुक्का लगाते हैं। इनके भी अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। थोड़ा टाइम देना तब इसको सॉल्व कर पाओगे। अब मैं बताऊं इसका कॉन्सेप्ट। देखो, हमेशा याद रखो सेंटेंस उस वर्ड से स्टार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो, जो सब्जेक्ट हो। अब यहां पर द इंग्रेडिएंट्स मस्ट बिफोर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शंस। व्हेन कंजंक्शन है सक्सेस, ये ज्यादा सही है कि सक्सेस बिल्कुल वैसे ही है। सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स। सक्सेस लाइफ में वैसे ही है जैसे एक केक को सेंकना, केक को बनाना या केक को तैयार करना, जिसकी सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। तो सी मेरे अकॉर्डिंग पहला है, फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो गए। अब हम उस केक को बनाएंगे कैसे? फर्स्टली, अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आपके पास सही चीजें नहीं हैं तो वो केक आपकी बिगड़ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं केक आपकी सही तरीके से काम नहीं करेगी, केक आपकी सही नहीं बनने वाली।
ये डी में आ गया। फिर क्या आया, द इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शंस। सही अनुपात में और अच्छी क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं। सी डी ए का पेयर बन गया, बी अपने आप हो गया। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनका लॉजिक क्या कहता है? इनका लॉजिक कहता है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से। हमें इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा, और अगर एक बार में सब्जेक्ट मिल गया तो मेरे लिए आसान होगा। कोई डाउट है तो बोलिए। किसी तरह का कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। सम यूज्ड कार्स मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट और salvaged and rebuilt. Before buying a used car, it is important to know everything there is to know about it. If the car engine is clean, it is a good sign, but still ask for a test drive. It is therefore very important to examine the car's engine for any fluid leaks. यहाँ बात हो रही है कि जब आप सेकेंड हैंड कार खरीदें तो आपको किस चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे सेकेंड हैंड या यूज्ड कार खरीदते समय? उसको सबसे पहले रखना, फिर आगे बढ़ना। सबसे जरूरी चीज को सबसे पहले आप कौन सा काम करोगे उसको पहले रखना। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। जो भी कार के बारे में जरूरी चीजें हैं वो आपको जाननी चाहिए। तो बी आपका पहला है। अरे यार बी से एक ही ऑप्शन है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, यहाँ तो बी से एक ही ऑप्शन है। भाई पहले आप ये थोड़ी ना करोगे, ये वाला थोड़ी ना यूज करोगे। पहले आप ये करोगे कि कुछ जो सेकेंड हैंड कार है उनको खरीदने के लिए आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी आपको इकट्ठी करनी है, और वो हमारा किस में दिया गया है? बी में। ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा और बी का एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो वही सही है। नेक्स्ट एरर डिटेक्ट कीजिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि एक ऐसा स्ट्रेंथ वाला सेंटेंस आपको उठाना है जो पहला बनने के पूरे चांस रखता है, जो पहला बन सकता है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी कॉन्स्टेंट थ्रीट। अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस इंग्लैंड में करा रहे हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बारिश के सीज़न में ना कराओ। 2019 के वर्ल्ड कप में आपने देखा था बहुत सारे मैचेस में बारिश हुई थी, बारिश की वजह से मैच डिस्टर्ब हुए थे। सेशन को एक बार शेयर कर लीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें देखो अब आपके पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, ये आपको प्लूरल जरूर लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। अगर आप इम्प्लाई की बात करोगे तो इम्प्लाई प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कैसे करोगे? जब आप इम्प्लाइज करोगे तब ये सिंगुलर वर्ब रहेगी।
Next, identify the segment that contains a grammatical error. My friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali. My friend has started a restaurant in a wooden big building in Manali. उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैचेस नहीं था, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग मेन वर्ड था और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आनी थी। इसमें देखो, जब भी हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर आप क्या लेकर आते हो, साइज के बाद एस फॉर शेप, ए फॉर क्या आ रहा है दिमाग नहीं आ रहा, सी फॉर कलर, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल, पी फॉर पर्पस। तो हम किसकी बात पहले करते हैं, हम साइज की बात पहले करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए था, बिग वुडन बिल्डिंग। क्या होता, बिग वुडन बिल्डिंग। नेक्स्ट, wealth creators are essential for money to distributed in the economy. जो पैसा बनाने, पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो इकोनॉमी में बहुत साथ देते हैं। तो फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, आर इसेंशियल इन द इकोनॉमी, या फिर वेल्थ क्रिएटर्स, कौन सा सही होगा? ये मैं कहूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन है, तो गलत नहीं कह रहा मैं। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो टू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, टू डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द वर्क। वर्क ऐसा होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, और जब वो सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट, इसमें टाइम देकर इसको सीक्वेंस में मिलाइए, टाइम दीजिए और इसे सीक्वेंस में लाइए।
देखो, जब भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए या कोई नाउन आ जाए तो वो पहला होता है। देखो इसमें कहाँ नाउन है, दो जगह है, एक रमन यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी है, वंस आ जाए, वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, देयर वॉज अ किंग आ जाए, देयर इज अ किंग आ जाए। इस तरह के शब्द अगर मिल जाए तो वो आपका पहला होगा। फिर यहाँ से कंफर्म हुआ कि बी आपका पहला है। वंस तेनाली रामा wanted to visit the Kali temple on the outskirts of the city and pray. अब बताया गया कि उस मंदिर के बारे में बताया गया, इट वॉज क्वाइट डार्क बाई द टाइम तेनाली रीच द टेम्पल, वो पहुंचा, प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉडेस, उसने दंडवत प्रणाम किया, एंड विद आईज क्लोज स्टार्टेड पेइंग टू मदर काली, फिर उसने क्या किया, उनके सामने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। तो उसके बाद में बी के बाद में सी का पेयर बन रहा है, और बी सी का पेयर ये है, तो ए डी अपने आप पेयर बन गया। जब आपके पास टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाए तो वो आपका पहला सेंटेंस होने के पूरे चांसेस रखता है। तो यहां पर बी सी ए डी इसका पेयर बन रहा है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, इसे भी सीक्वेंस में लाने की कोशिश करो। देखना नाउन कहां पर है, जहां नाउन होगा वो पहला होगा। अगर दो जगह नाउन हो तो ये देखना कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, दोनों में स्ट्रॉन्ग वर्ड कौन सा है। जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा वही आपका पहला सेंटेंस होगा। देखो, so he told his son that for every careless act of his, and he would hammer a nail into a wooden pillar in their house, and for every positive act he would pull out one nail. The boy saw that the pillar was getting crowded with nails and realized his mistakes. A father wanted to inculcate a sense of responsibility in his careless son. ये पहला होने के चांसेस रख रहा है। एक पिता अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सी आपका पहला है, सी से दो ऑप्शन है, सी ए बी डी भी है और सी डी बी ए भी है। इफ फादर वांटेड टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज केयरलेस सन, अब वो क्या करेगा, इसलिए उसने अपने बेटे को हर काम को अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। सी ए का पेयर है और सी ए का पेयर है, तो बी डी अपने आप पेयर में आ जाएगा। सी ए बी डी। सी डी कर लोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। यहां वो करना चाहता था तो उसने अगला स्टेप ये निभाया, बाद में ये जाएगा, डी सबसे लास्ट में रहेगा। भाई ये देखेगा उसके बाद में कुछ रिजॉल्व करेगा ना। ये ही उस लड़के के लिए आया है, डी वाले सेंटेंस में जो ही आया वो उस लड़के के लिए आया है। Select the correct indirect form of the given sentences. इसमें आपको indirect sentence बताना है। He said to his brother, pack your bags and leave now. अपने बैग पैक कर लो और यहां से चले जाओ। देखो, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, उन बातों को ध्यान में रख के आप इसका पैसिव बनाइएगा।
देखो अब यहां पर योर को चेंज नहीं किया, ऑर्डर तो कर सकते थे लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। इम्परेटिव सेंटेंस है तो शुड कर नहीं सकते। योर फिर से सेकंड पर्सन है, चेंज नहीं किया। योर सेकंड पर्सन और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज किया नहीं गया। हम पहला वाला कर सकते थे, लेकिन अगर योर चेंज होता तो योर चेंज ही नहीं है। जब नहीं चेंज है तो नहीं चेंज करेंगे, तो फिर ये सही है। समझ गए? अब ऑर्डर वाला कर तो दे, फिर योर को कैसे सही करोगे? इंस्ट्रक्शन भी तो दे सकता है। हम कर तो दें ऑर्डर वाला, फिर योर गलत हो जाएगा। हमें तो सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, select the correct indirect form of the given sentence. She asked her mother where her gold bracelet was. इंस्ट्रक्शन तो दे सकता है ना, इंस्ट्रक्शन तो दे सकता है, और ये हमारी सोच पर डिपेंड नहीं करता है कि हम सजेस्टेड वाला करेंगे या फिर हम ऑर्डर्ड वाला करेंगे। ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। इसका डायरेक्ट बनाओ, ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है। देखो इनडायरेक्ट में बाज कब आएगा? जब डायरेक्ट में इज रहेगा। इधर नहीं है, इधर नहीं है। वेयर माई गोल्ड ब्रेसलेट इज, या वेयर इज माई गोल्ड ब्रेसलेट। सही कंस्ट्रक्शन तो ये है, सही स्ट्रक्चर फॉलो करो। नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बाकी चीजें। ये तो तब आता है जब इंटेरोगेटिव में जाएंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। एक बार फिर से आपको डायरेक्ट सेंटेंस लाना है, इनडायरेक्ट में है और इसका डायरेक्ट बनाना है। द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए वो भगवान से मदद मांग रहा है। ऐसे क्वेश्चन कभी कॉन्सेप्ट पर नहीं सॉल्व होते हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। अगर इनके लिए आप कॉन्सेप्ट के सहारे बैठोगे तो गलतियां होंगी। देखो, द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। अगर इनडायरेक्ट में भी हेल्प है तो डायरेक्ट में हेल्प, इनडायरेक्ट में भी हिम है और डायरेक्ट में भी हिम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को, तब ये हिम आया होगा। यू ना, गॉड को हम हिम में थोड़ी ना चेंज करेंगे। वो प्रे तो गॉड से कर रहा है ना, तो गॉड को हम हिम में तो नहीं चेंज कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। द यंग मैन सेड टू गॉड यू हैव टू हेल्प मी क्लियर दैट इंटरव्यू। ये कर सकते थे लेकिन हैव टू ने काम गड़बड़ कर दिया। अब बचा ये, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक और डायरेक्ट सेंटेंस, इसका भी आपको डायरेक्ट बनाना है।
इनडायरेक्ट में आपको दिया गया है और इसका आपको डायरेक्ट बना देना है। The commander ordered the soldiers to climb the hill. कमांडर ने पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ऑर्डर दिया है। रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, गो तो नहीं होगा, स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम वर्ड्स में चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप गो कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा, और मीनिंग नहीं बदल सकते हम। Select the most appropriate option to fill in the blank. The sky is quite overcast. We are to have rain today. जो बादल है वो ये महसूस करा रहा है कि बारिश हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। Suman really has. She moved to a new house just a month back, but already has a lovely garden, a heart of gold, a bad hair day, a foot in the door, or green fingers. ये सभी आपके सामने इडियम्स हैं, और सारी इडियम्स मैं लिखा दूंगा आपको। जो ऑप्शन में है वो सारे आपके इडियम्स हैं। देखो, सुमन रियली हैज, शी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक, बट ऑलरेडी हैज अ लवली गार्डन। ग्रीन फिंगर्स, इसका मतलब होता है जब किसी के अंदर नेचुरल एबिलिटी हो प्लांटिंग की, प्लांट्स को उगाने की किसी के अंदर नेचुरल एबिलिटी हो। फुट इन द डोर, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है तो इस इडियम का यूज करेंगे। अ बैड ईयर डे, एक बुरा दिन। उस दिन आप कोई भी काम करें वो आपका बुरा ही होगा। कोई भी काम कर लें, किसी भी तरह का कोई काम कर लें, आपके साथ बुरा ही होगा। ए हार्ट ऑफ गोल्ड, जो इंसान काइंड हार्टेड हो, जो इंसान दयालु हो, जिसका नेचर बड़ा अच्छा हो। Next, making the final paper was a really difficult task, but by the end of the week, I was able to bark up the wrong tree, wrap up my head around it, cry my eyes out, cut, run out of steam. ये सबके साथ होता है। जब एग्ज़ाम करीब आता है ना तो सबका पढ़ने में मन लगता है, और जब एग्ज़ाम दूर होते हैं तो किसी का मन नहीं लगता। MTS वालों का अभी चाहे भले ही मन ना लग रहा हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम की डेट पता चल जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर उनका खूब मन लगेगा। देखो, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क, बट बाई द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू रैप अप माई हेड अराउंड इट। शुरू में वो कंफ्यूज कर रही थी चीज़, शुरू में वो चीज़ आपको परेशान कर रही थी,
लेकिन जैसे ही टाइम नज़दीक आया फिर वो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल हो गई, फिर वो चीज़ आपके लिए समझने वाली हो गई। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिसे आप करना नहीं चाहते थे, बेकार भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं। क्राई माई आईज आउट, जोर से रोना। रन आउट ऑफ स्टीम, किसी चीज का एनर्जी लेस हो जाना, आपकी एनर्जी एकदम से खत्म हो जाए। नेक्स्ट, द कार क्लीनर expressed his inability to continue cleaning my car from 1st July due to his ill feeling, ill health, disease, disorder. The car cleaner expressed his inability to continuing cleaning my car from 1st July due to his, एक कार क्लीनर है वो हमारी कार को अब 1 जुलाई से क्लीन नहीं करेगा, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उसकी सेहत खराब है, इल हेल्थ, सेहत खराब होना। नेक्स्ट, इसका सीक्वेंस लेकर आओ, इसका पेयर बनाइए। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो आपके स्कोर में इजाफा होने लग जाएगा। स्कोर कम इन्हीं वजह से रहता है। पिछले 4-5 क्वेश्चन करवाए और उनमें मैंने सब में यही बोला कि आपको एक नाउन पर फोकस करना है जो एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट बन सकता है। वी प्रोनाउन है, ये नाउन के बाद आता है। अ डेंस कलेक्शन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन मेक्स अप अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्यू में दी गई है और मुझे क्यू पहला लग रहा है। फॉरेस्ट आर होम टू अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। हमें क्यू और आर का पेयर लग रहा है और क्यू आर का पेयर होगा तो क्यू आर एस पी आंसर होगा। आप क्या कहते हो? क्यों एक में फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है, दूसरे में फॉरेस्ट का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया कि फॉरेस्ट की फायदा क्या है। Honesty is an important principle that must grown our lives. Honesty is reflected in our words and deeds. When we speak the truth, we state the fact as they are. We may find it convenient to avoid telling the truth, but if we are honest, we should say the truth, whatever may be the repercussions. इसमें भी स्ट्रॉन्ग नाउन जो हो उसको ढूंढ लेना। हमें लग रहा है कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी। इसमें हम में से किसी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम सही कह रहे हैं।
Honesty is an important principle that must govern our lives. Honesty is reflected in our words and deeds. When we speak the truth, we state the fact as they are. तो ये सही लिखा है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर में है, इसको पेयर में लाने की, पेयर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म. इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है. The tailor said to him, "Your shirt will be ready by tomorrow." The tailor said to him, "Your shirt will be ready by tomorrow." अब इसको इनडायरेक्ट में बनाना है आपको. तो टुमारो सबसे पहले देखो कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ चेंज नहीं, यहाँ चेंज नहीं, क्योंकि टुमारो आपका एक नियरेस्ट वर्ड है और नियरेस्ट वर्ड में हम चेंजेस करते हैं. तो यहाँ पर टुमारो में चेंज नहीं हुआ है. तो द टेलर टोल्ड हिम दैट हिज शर्ट वुड बी रेडी बाय द नेक्स्ट डे. बिल का वुड करते हैं तो वुड आपका इसमें है, बिल का वुड में भी तो चेंज करते हैं. इसमें देखो क्या करना है, इसका भी आपको इनडायरेक्ट बनाना है. द लाइब्रेरियन सेड टू हर, यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट अ टाइम. एक समय पर केवल 2 किताबें उधार ले सकते हो. कैन का कुड हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना. जहां कैन है वो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में चेंज होगा ही होगा, और टेंस में चेंज होगा तो कैन का कुड हो जाएगा. द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट सी कुड. अब यू सेकेंड पर्सन है, वो हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा. तो जब सही मिल गया तो दे की तरफ क्यों जाओ, जब सही मिल गया तो उसी पर क्लिक करेंगे. Next, select the correct indirect form of the given sentence. Select the correct indirect form of the given sentence. इसका भी आप इसका डायरेक्ट बताना है. ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है. तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, He told me not to jump to any conclusion. Do not jump होना चाहिए. He said to me, क्योंकि told के बाद to आता नहीं है, not पहले से रहेगा नहीं, क्योंकि do not रहेगा, उसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. ये बढ़िया क्वेश्चन है. प्लीज वेट फॉर मी एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, सेड रीमा टू हर फ्रेंड. रीमा ने अपने मित्र से कहा कि इंतजार कर लेना अगर हम लेट हो जाएं तो.
अब जब प्लीज है तो रिक्वेस्ट वाला देखिए, लेकिन चारों में कहीं रिक्वेस्ट है ही नहीं। तो देखो टेंस चेंज किस में सही है, प्रोनाउन चेंज किस में सही है। वेट फॉर मी उसमें भी था और वेट फॉर मी इसमें भी कर दिया। रीमा तो ये सेकंड वाला तो गलत है। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू वेट, इम्परेटिव सेंटेंस है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फॉर हर एट द कॉफी शॉप इन केस आई एम लेट, इधर भी आई एम लेट था, इधर भी आई एम लेट कर दिया, तो बाज करना होगा। सी के साथ बर आएगा नहीं, सी के साथ बाज होना चाहिए था। आई एम लेट को तो चेंज करोगे ना, सिंपल प्रेजेंट को तो सिंपल पास्ट में करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contains a grammatical error. It was a really bad movie, a worst movie I have ever seen in my life. तो in my life में कोई गलती है, I have ever seen में कोई गलती है, was a really में गलती है या worst में गलती है। उसने अपनी लाइफ में इससे बेकार मूवी नहीं देखी। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इससे बेकार मूवी उसने देखी नहीं। बैड आपका पॉजिटिव डिग्री है, वर्स आपका कॉम्परेटिव डिग्री है और वर्स्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का ही सेंस है। Found in many parts of India, the frangipani trees is a small, low, branching tree which is special used for several medicinal purpose. तो a small, low branching tree में कोई गलती है? Found in many parts में गलती है। द फ्रेंगिपानी ट्री इज में गलती है, विच इज स्पेशल यूज्ड में गलती है। क्या गलत नजर आ रहा है? देखो यूज्ड आपका वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्ब चाहिए। तो क्या चाहिए? स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि यूज्ड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। इसमें गलती निकालो। A recent government report highlight that the shortage of teachers in higher educational institutions is greater than that in countries like China, Brazil, Sweden and Russia. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हाईलाइट नहीं होना चाहिए, हाईलाइट्स होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? हियर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। इस क्लास का पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस क्लास का एक पार्ट और बाकी है। तो ये थी आज की आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास। उम्मीद है क्लास में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी हमारी मुलाकात आपसे होगी रेगुलर क्लासेस में। जो रेगुलर क्लासेस अपनी डेली होती हैं उनमें आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।